ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। गाइस, आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन प्रॉपर्ली चल रहा है आरआरबी स्किल 2 एंड आरआरबी स्किल 3 एग्जामिनेशन के लिए। आरआरबी स्किल 2 एंड आरआरबी स्किल 3 एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो इस डेट को ध्यान रखते हुए कीजिएगा। इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का सेशन डिस्कशन करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स जुलाई एंड अगस्त का एमसीक्यू सेशन। आप लोगों ने इंटरनली सेशन को देखा होगा तो उसको रिवाइज कर कर इस एमसीक्यू को टेस्ट को लगाइएगा। ये आपको श्योरली अपलिफ्ट करेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा जहां पर आप लोगों को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आएगा। मैं चाहता हूं कि आप सेशन के एंड में मुझे बताएं कि आप लोगों को कितने नंबर, आई मीन अगर 10 क्वेश्चन है तो आप लोगों के कितने करेक्ट या कितने गलत हुए। ऑलराइट, जिससे आप लोगों के और भी सेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज होते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होता रहे। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो बैच में एनरोल करने के लिए जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। टू हेल्प यू आउट, आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है जहां पर आप लोग एक बेटर वे में सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली हैंडल करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ऑलराइट, सेशन को स्टार्ट करते कंटिन्यू करते। आई होप आप लोग सभी रेडी हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग, मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में भी कन्वे करते चलूंगा। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये लिखे ऑल करेक्ट, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट आना चाहिए और भी सेशंस आप लोगों के रिवीजन के फॉर्म में आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने बैच में बाद में ज्वाइन करा, इस सेशन को कंप्लीट करना है, इंटरनल सेशन को, और उसके बाद में फिर एमसीक्यू बाद में जब भी आपके पास में टाइम अवेलेबल रहता है फिर आप लोगों को लगाना है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, अभी हाल ही में विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन इंक्लूडेड in the second schedule of the RBI Act 1934, thereby attaining the status of a scheduled bank। गाइस, क्या होता है आरबीआई एक्ट के अंडर में जो शेड्यूल्ड बैंक का सेक्शन रहता है उसमें यह बताया जाता है कि बैंक का लाइसेंस तो मिल चुका है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले बता रहा हूं, आप लोग जब तक ऑप्शंस भी देख लीजिए। तो क्या होता है कि बैंक्स को लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन उसमें भी कैटेगरी चलता है ना। टॉप क्लास बैंक कौन सा है, टॉप क्लास बैंक कौन सा नहीं है। तो ऐसे ही टॉप क्लास को बताने के लिए आरबीआई सेकंड शेड्यूल बताता है कि इस बैंक को हमने इंक्लूड कर लिया सेकंड शेड्यूल में, इस बैंक को सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया। उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, उसके बेसिस पर उनका नाम सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में आता है और निकाल भी दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल में जैसे नाम डालते हैं तो उसके बेसिस पर उनको और प्रिविलेज मिल जाते हैं। आरबीआई उनको लोन दे देता है, क्लियरिंग हाउस का फैसिलिटी दे देता है। तो सिमिलरली अभी हाल ही में कुछ बैंक्स को आरबीआई ने क्या कर रहा था, अपने सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में शामिल करा था। उनमें से कौन से बैंक है? देवनागरी सहकारी बैंक लिमिटेड है, छत्रपति संभाजी नगर, है ना, ये दोनों बैंक है। अहमदनगर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है और साथ में अहमदनगर वाला है, ठीक है, अहमदनगर वाला हो गया। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हो गया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत सिमिलर है, बट ये कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोगों का करेक्ट आंसर तो ऑल ऑफ द अबव है। देवनागरी, ये भी नाम याद रखना है हमको, ये पेमेंट्स बैंक भी सेकंड शेड्यूल में शामिल हुआ है। और अहमदनगर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, है ना, और संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, ये सभी नाम हम लोगों को याद रखना है। किस में आ चुके? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में आ चुके। सेकंड शेड्यूल, जैसा मैंने अभी आप लोगों को वापस रिपीट करके बताया कि सेकंड शेड्यूल का मतलब होता है कि ये कैटेगरी ऑफ बैंक्स हो गया। अब कैटेगरी मतलब क्या हो गया कि टॉप क्लास का कैटेगरी हो गया, ठीक है। इसने अच्छा परफॉर्मेंस करा होगा, एनपीए प्रॉपर करा होगा, मतलब प्रॉपर रेंज में रखा होगा, राइट। तो कंप्लेंट्स कम होंगे, ये सब चीजों के बाद में सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में आरबीआई ने इसको पुटअप कर दिया। ये सारे बैंक्स को पुटअप कर दिया, ये सारे बैंक्स आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके करेक्ट आंसर्स रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं साइड में होकर आपको बता रहा हूं। एज पर आरबीआई 2025 क्लैरिफिकेशन, अभी रिसेंटली आरबीआई ने 2025 में क्लैरिफिकेशन दिया है। किसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है? लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई बोरोवर्स अप टू कोलेटरल फ्री लिमिट कैन स्टिल बी सिक्योर्ड बाय गोल्ड और सिल्वर प्रोवाइडेड दैट। अभी क्या होता था कि कोलेटरल फ्री लोन के लिए आरबीआई गाइडलाइंस बताता है, आप लोगों को पता है, ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहा है, जिसको समझ में आ गया आप करेक्ट आंसर जब तक आपके मन में मार्क कर सकते हो। तो जब भी आरबीआई क्या करता है, कोलेटरल फ्री लिमिट बना कर देता है। कोलेटरल फ्री लिमिट मतलब कि बैंक ऐसा पुश ना करे कि आपको कोलेटरल होगा तो ही लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा सर्टेन लिमिट बना कर रखता है, जैसे एग्रीकल्चर के केस में भी होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के केसेस में भी इसको पुटअप करा जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर बैक्ड अप करा जाता है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने अपने सर्कुलर में और क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी कुछ कंडीशन को चेंज करा गया है गोल्ड और सिल्वर वाली। तो बैंक मैंडेट करेगा कोलेटरल इन ऑल केसेस, ऐसा बोल दिया गया है। कोलेटरल फ्री लिमिट रहता है। अगर पहले क्या होता था कि कोलेटरल फ्री लिमिट में अगर बैंक ने कोलेटरल मांग लिया, है ना, सिक्योरिटी मांग लिया, तो उस केस में बैंक को पेनल्टी लगाता था आरबीआई। अभी क्या कर दिया है, अभी कुछ चेंजेस करे उसको लेकर। अब पहला चेंजेस आपके सामने मैं पढ़ के और बता रहा हूं।
द बैंक मैंडेट्स collateral इन ऑल केसेस, मैंडेटरी कर दिया सारे collateral, सारे केसेस में collateral चाहिए रहेगा. द borrower voluntarily pledges gold और silver as collateral. द borrower voluntarily pledge कर सकता है, pledge मतलब गिरवी रख सकता है, खुद से करना चाहता है तो. द लोन अमाउंट एक्सीड्स द collateral फ्री थ्रेशोल्ड, तो उस केस में गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट में लोन दिया जा सकता है, मतलब ये सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लिया जाता है. द collateral इज इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, उस केस में collateral फ्री लिमिट के अलावा भी अब सिक्योरिटी के फॉर्म में गोल्ड सिल्वर को रख लिया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर इज, अभी इसमें ये चेंजेस आया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर बोरोवर खुद से लोन के लिए अगर collateral देना चाहता है तो बैंक रख सकता है. पहले क्या क्लॉज बोलता था कि वैसे तो collateral फ्री लिमिट बनाई इसलिए गया है कि उस पे collateral का डिमांड ना करा जाए, लेकिन कस्टमर खुद से आकर बोलता है, खुद से बोलता है कि मैं ये देना चाहता हूँ, है ना, मेरा सिविल खराब है बट मैं ये आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में देना चाहता हूँ, तो उस केस में बैंक उसको रख सकता है. अब आरबीआई उसको पेनल्टी नहीं लगाएगा. तो ये आरबीआई डायरेक्शन कब आया है, अभी क्लैरिफिकेशन दिया 2025 का, रिसेंटली अगस्त के टाइम पर. तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई के केस में क्या बोला गया है कि collateral फ्री लिमिट को क्रॉस नहीं भी कर रहा है और फार्मर और एमएसएमई के आते हैं अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए और बोलते हैं कि हम खुद से लोन के लिए देना चाहते हैं, तो अब बैंक उसको होल्ड कर सकता है ना, गिरवी रख सकता है. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम सेशंस को देख रहे हो ना आप लोग, आपने पहले प्रिपरेशन नहीं करा तो आप बैच में एनरोल करके प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर सकते हो. आप पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो आपको एमसीक्यू सेशन काम में आएंगे. ऑलराइट, एज पर आरबीआई अप्रैल 1 2025 सर्कुलर ऑन बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन, ठीक है, अभी रिसेंटली एक एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन ईसीएआई को ऐड करा गया है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर असाइनिंग रिस्क वेट्स टू क्लेम्स ऑन नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आईएफएससी. अब आईएफएससी क्या है, आप इसमें आंसर बता सकते हो, फिच होगा, मूडीज होगा, केयर एज होगा या क्रिसिल होगा. इनमें से किसी एक को अभी नया लाइसेंस मिला है ईसीएआई का. अभी इसका पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा, आप जब तक आंसर करेंगे. फिच होगा, रेटिंग फिच रेटिंग्स होगा, मूडीज होगा, केयर एज होगा या फिर क्रिसिल होगा. क्या बात करा जा रहा है, अभी न्यू एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है. आरबीआई ने ये बोला है कि अब ये नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स को, नॉन रेसिडेंट जो बाहर के कॉर्पोरेट्स है, उनके लिए यहाँ पर रिस्क वेट असाइन कर सकता है. ये एक एजेंसी है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी है. जैसे इंडिविजुअल के लिए आप क्या देखते हो, सिबिल देखते हो, है ना, सिबिल में आपका रिपोर्ट आ जाता है. अब कॉर्पोरेट्स के केसेस में और स्पेशली नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स के केसेस में किसका रिपोर्ट यूज करना है, बैंक जब लोन देगा तो उनका रिपोर्ट यूज करेगा, है ना, इन कंपनीज का, जैसे सिबिल रिपोर्ट कंपनी हो गया. तो ऐसे अभी आरबीआई ने एक नई कंपनी को अप्रूवल दे दिया है, उस कंपनी का नाम है केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड. आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो हेड ऑफिस आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में है ना, यहाँ पर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग और प्रीशियस मेटल्स ये सब चलता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई नॉन रेसिडेंट के लिए क्लेम्स बनाना चाहता है, रिस्क वेट असाइन करना चाहता है, तो अब बैंक्स क्या कर सकते हैं, केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड को अपने रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर पाएंगे. ठीक है, अब इसके अंदर रेटिंग का स्टैंडर्ड भी रहता है. लास्ट टाइम एक ऐसा क्वेश्चन आया भी था आपके एग्जाम में, दैट इज ट्रिपल ए रेटिंग होगा तो क्या होगा, तो इनका रिस्क वेट पहले से असाइन करा जाता है और ये अपने आरबीआई ने नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया. इसको पढ़ लीजिएगा, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लास्ट में आने वाला है. तो ये रिस्क वेट असाइंड है, आप लोगों ने इंटरनली इसको पढ़ा होगा. तो ये रिस्क वेट के बेसिस पर क्या रहता है, सपोज करते कि किसी ने 1 लाख का लोन दिया है ना, और उसका रिस्क वेट, उसका कैटेगरी ए आ रहा है, तो उसके ऊपर कितना रिस्क वेट ऐड हो जाएगा, प्लस 50% ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख, है ना. तो ये रिस्क वेट ऐड करना है. रिस्क वेट मतलब जो भी लोन है उनकी रेटिंग चलेगा, अलग कस्टमर प्रोफाइल के बेसिस पर रेटिंग चलेगा, प्रोफाइल के बेसिस पर उनका रिस्क लगा हुआ रहता है, रिस्क एसोसिएटेड रहता है. ऑलराइट, आई होप आप इतना समझते हुए भी चल रहे हो. पहले पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं पढ़ा है तो भी आई होप आप लोगों को समझ में आते जाएगा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स डायरेक्शन 2025, जो कि इफेक्टिव होने वाली डेट भी ध्यान रखना 1 जनवरी 2025, यानी कि जो पहले से पेमेंट चार्जेस बंद करे जाते हैं, है ना. क्या होता है कि आपने 5 साल का लोन करवाया कस्टमर का, कस्टमर 1 साल बाद उसको फोर क्लोजर करना है, तो प्री पेमेंट के ऊपर चार्जेस लगते थे. तो इसके ऊपर आरबीआई ने अभी नया यूनिफॉर्म रूल को अक्रॉस लेंडर अभी सर्कुलेट करा था, अभी अपने सर्कुलर में बताया था, जो कि सर्कुलेट हो चुका था 1 जनवरी से. तो इसमें से कौन से सिनेरियो में लेंडर जो रहेगा वो प्री पेमेंट चार्जेस लगा सकता है. अभी क्या बोला था कि आप प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगा सकते, आरबीआई ने ऐसा बोला था, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन बोला था. अब वो एक्सेप्शन कौन सा है, एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर 40 लाख का लोन लेता है स्मॉल फाइनेंस बैंक से,
तो उस केस में इसको पेनल्टी लग सकता है प्रीपेमेंट चार्जेस का। ये फोर क्लोजर करने आएगा तो इसको चार्जेस लगा सकता है। एंड इंडिविजुअल क्लोज करने आया पर्सनल लोन अर्ली बाय यूजिंग ऑन फंड्स, तो उस केस में आप प्रीपेमेंट चार्जेस लगा सकते हो। अ बोरोवर क्लोजेस अ फ्लोटिंग रेट बिजनेस लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक थ्रू टेक ओवर बाय अनदर बैंक, अगर बैलेंस ट्रांसफर का बीटी का केस है तो उस केस में आप फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकते हो। या फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रीपे कर रहा है 75 लाख बिजनेस लोन फ्रॉम अ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी के केस में 75 लाख का फोरक्लोजर करने आया है लोन को, तो उस केस में आरआरबी उसको पेनल्टी लगा सकता है। ये करेक्ट आंसर आप आई होप आप लोग बता चुके होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 75 लाख वाला आरआरबी वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 50 लाख तक तो क्लोज कर सकता है आरआरबी से, लेकिन अब ये जो अमाउंट है 75 लाख है, 50 लाख के ऊपर है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। अप टू 50 लाख तक का अगर लोन क्लोज करने आ रहे हैं तो आरआरबी भी पेनल्टी नहीं लगाएगा। ऑलराइट, आगे चलते। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन, आपके आई होप करेक्ट आंसर आने लग गए होंगे। अंडर आरबीआई केवाईसी, केवाईसी का भी सेकंड अमेंडमेंट आया 2022 में, भर भर कर क्वेश्चन आए थे केवाईसी मास्टर डायरेक्शन से, पढ़िएगा इसको भी इंटरनली। अंडर आरबीआई केवाईसी सेकंड अमेंडमेंट 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन लेंदी आपके एग्जाम में आते हैं, 15 मिनट का टाइम रहता है, पढ़ नहीं पाते इसलिए आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बैंक्स मस्ट प्रोवाइड रिटन रीजन if they reject a KYC application of a person with disability, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिजेक्ट करने के लिए कुछ करने वाले हैं तो उसको रिटर्न में कॉन्सेंट देना पड़ेगा, ये करेक्ट नहीं है ना। आपसे ऐसा पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आधार फेस रिकॉग्निशन हैज बीन ऑफिशियली अलाउड एज वन ऑफ द केवाईसी मेथड्स, ये करेक्ट नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ 40,000 और मोर केवाईसी इज कंपल्सरी इवन विदाउट अकाउंट ओपनिंग, है ना। आपका अकाउंट ओपनिंग के बिना अगर ट्रांजेक्शन भी हो रहा है तो आपको केवाईसी कंपलसरी रहेगा, ये करेक्ट नहीं है। या फिर ड्यूरिंग वीडियो केवाईसी सिस्टम शुड बी डिजाइन सो दैट पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स आर नॉट अनफेयरली ब्लॉक्ड, है ना। तो अगर ड्यूरिंग वीडियो केवाईसी का सिस्टम का काम आता है और उसमें कस्टमर अगर नहीं कर पाता है तो आप ऐसा उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, ये करेक्ट नहीं है। इनमें से जो करेक्ट नहीं है वो है ट्रांजेक्शन ऑफ 40,000 और मोर। अभी क्या बोला गया है 50,000 और मोर के लिए अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उस केस में केवाईसी हर ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 प्लस, है ना, 50,000 या 50,000 से ज्यादा का होने वाला ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, उसमें केवाईसी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर 40,000 मेंशन था, यहाँ पर 50,000 आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अनाउंस करा है द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन। आप चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस के बारे में जरूर जानते होंगे। सीटीएस मतलब इमेज बेस्ड, एक बार चेक को क्लियर करना। पहले ट्रेडिशनली कैसे क्लियर करा जाता था, एक लीड बैंक के वहां पर जाना जाता था, क्लियरिंग हाउस जाते थे, वहां से क्लियर करवाते थे, बाद में सीटीएस आ गया था। अब सीटीएस भी ना पूरा फुल फ्लेज्ड काम नहीं करता है ना, वो एकदम बैचेस में काम करता है। तो अभी फुल फ्लेज्ड पे काम करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है। आरबीआई ने ये बोला है कि हम इसको इंप्लीमेंट दो फेज में करेंगे, उनमें से वो दो फेज का डेट आपको बताना है, कौन सा डेट आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, जहां पर डेट्स एक्सेट्रा फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर आई होप आप लोग अभी तक बता चुके होंगे, ऑप्शन बी, दैट इज फेज 1 अक्टूबर 4 से चालू हो रहा है, जो अभी डेट गया 2025। फेज 2 जनवरी 3 से आएगा, आपके एग्जाम के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आएगी वो, यस, है ना, 29, 30, 31, 1, 2, है ना, 5 दिन के बाद में आप लोगों की एग्जाम के डेट के बाद में आने वाला रहेगा। ये डेट थोड़ा याद रखिएगा। ये दो फेज में, ये सीटीएस की बात है, जनरल बैंकिंग की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, दो फेज में इंप्लीमेंट करा जाएगा कि फुल फ्लेज कंटिन्यूस क्लियरिंग होगा। लेकिन अभी उसका डेट क्या बोला गया, दो फेज में इसको स्टार्ट करेंगे, एकदम से तो नहीं कर पाएंगे पूरा। तो अक्टूबर 4 से लेकर अभी जनवरी में फेज 2 वापस से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों का करेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर आरबीआई 2025 अपडेट ऑन स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में है, व्हाट न्यू फैसिलिटी हैज बीन गिवन टू नॉन रेसिडेंट्स होल्डिंग सरप्लस आईएनआर बैलेंसेस इन दिस अकाउंट्स। अब स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट, आप क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो भी स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट रहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब कि फॉरेन बैंक का अकाउंट आप हमारे यहाँ पर खुद आईएनआर में ओपन कर रहे हैं, है ना।
वो अपने कस्टमर को यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी इंडिया में देना चाहता है, ट्रेड सेटलमेंट इन सब के लिए। अब जो भी अकाउंट रहेगा उसमें सरप्लस बैलेंस भी हो सकता है, तो आरबीआई ने कुछ इन सरप्लस बैलेंस को, है ना, कुछ फैसिलिटी स्टार्ट करा है ना, जो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बैलेंस उनके अकाउंट में रखा हुआ है, अब उसको कुछ यूज कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्ट इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इक्विटीज, वो इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दे कैन रेमिट फंड्स फ्रीली इन फॉरेन करेंसी विदाउट अप्रूवल, फॉरेन करेंसी में वो फ्रीली रेमिट कर सकते, मतलब अपने देश में पहुंचा सकते विदाउट अप्रूवल। दे कैन इन्वेस्ट सरप्लस आईएनआर बैलेंसेस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते। दे कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट विद इंडियन बैंक्स के साथ में सरप्लस बैलेंस के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर इसका रहेगा दैट जो भी सरप्लस बैलेंस रहेगा, जैसे कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने बोला कि मेरा अकाउंट आप लोग, ये यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका में इसका एक अकाउंट है, ठीक है, ये यूएस का है। अब इसने बोला कि मेरा अकाउंट, मुझे ट्रेडिंग का काम इंडिया से काम पड़ता है बार बार, तो मेरा एक अकाउंट यहाँ पर आईएनआर में ओपन करवा दीजिए। तो इसने क्या करा, एसबीआई के साथ में, एसबीआई के पास में अपना एक अकाउंट ओपन कर दिया, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन आराम से कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसबीआई में जो ट्रांजेक्शन रहेगा इसमें सरप्लस मनी हो सकता है, एक्स्ट्रा मनी। तो अभी आरबीआई ने अपडेट करते हुए ये बोला है कि जो एक्स्ट्रा मनी रहेगा आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स में, हमारी जो ट्रेजरी बिल्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप ये भी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, है ना, अभी जो केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड के बारे में अप्रूवल मिल चुका है ईसीएआई का इसको, है ना, तो इसको अप्रूवल जो मिला है, तो अगर इसके पास एक फाइल आता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था रेटिंग के ऊपर, अगर इसके पास में 100 करोड़ का फाइल आया है और उसको मार्क करा गया है ए कैटेगरी से, अलग रेटिंग बताया था, ट्रिपल ए, डबल ए, ये सब रेटिंग बताया था, उसके ऊपर परसेंटेज लगता है ना। तो यहाँ पर अगर उसका रेटिंग आपको ए दे रखा है, ऐसा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं आता, बट आपकी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप के बहुत देखने को मिलते हैं, जो कि एकदम कंफ्यूजिंग रहते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो इसलिए इसको याद रखकर हमको पढ़ना भी रहेगा। तो इसके ऊपर अगर 100 करोड़ का फाइल है, एक्सपोजर 100 करोड़ का है, रिस्क वेट हमको कितना लगाना है ए रेटिंग के ऊपर, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए रिस्क वेट, 100 करोड़ पर रिस्क वेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। करेक्ट आंसर एक बार दिखा देता हूं मैं, आप लोग कर चुके होंगे, 50 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। देखो ये चार्ट था रिस्क वेट का, मैपिंग मैं आपको उस टाइम पर भी बता रहा था, तो ट्रिपल ए रहेगा, ऐसा आरबीआई ने भी क्लियर अपने अपडेट कर दिया है कि बैंक्स को यही रेफर करना है। तो ट्रिपल ए अगर इस केयर एज का रेटिंग आ रहा है ना, तो उस केस में आप 20% का उस पर रिस्क ऐड कर दीजिए। अगर डबल ए का रेटिंग आ रहा है तो 30% का ऐड कर दीजिए, ए आ रहा है तो 50% का रेटिंग ऐड कर दीजिए, ट्रिपल बी आ रहा है तो 100% का ऐड कर दीजिए, डबल बी और बीलो बन रहा है तो 150% का रिस्क वेट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी 50% का रिस्क वेट ऐड होगा, 100 करोड़ है, तो इसके ऊपर रिस्क वेट एक्स्ट्रा कितना ऐड होगा, 50 करोड़ का, 50% मतलब 50 करोड़ का एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, है ना। रिस्क वेट इसके ऊपर कितना लगेगा, 50 करोड़ का, इसका रिस्क वेट कितना है, 50 करोड़। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना था। आई होप आप लोगों को वो सेशन समझ में आया होगा। आप लोगों के जितने मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों ने करेक्ट करा होगा, अगर आप सेशन रेगुलरली देख रहे हो इंटरनली, आप लोगों का करेक्ट रहेगा तो आप एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, सो दैट कि मैं आप लोगों के और रिवीजन सेशंस यहाँ पर आप लोगों के लिए पुट अप कर सकूं, आप इसको रिवाइज कर पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो इसको रिवाइज कीजिएगा, इंटरनली हमने कवर कर रखा है, इस सेशन को प्रॉपर्ली देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और फिर इसको वापस से री अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।